Hello everyone, welcome to the channel. This is your master teacher Varsha, and in this video we are going to cover the rise of nationalism in Europe history's first chapter for class 10 in 30 minutes. देखो, अगर आपको वन शॉट देखना है तो ऑन द न्यू चैनल वी हैव दिस एवरग्रीन सीरीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जहां पर आपको वन शॉट मिलने वाले हैं. वन शॉट इज ऑलरेडी अपलोडेड, तो जाके जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. ठीक है, अब शुरू करते हैं ये चैप्टर. देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एकदम से नहीं आया. हमारे को ऑलरेडी क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्टे के राइज पर, जहां पर डायरेक्टरी कुछ संभाल भी नहीं पा रही थी और बहुत ज्यादा डाइजी हो रहा था कि फ्रांस का फ्यूचर कहाँ होगा. लेकिन उसके पहले लोग ये समझ पाते कि फ्यूचर कहाँ होगा. लोगों को एक बात क्लियरली समझ में आ गई थी कि अभी उन्हें अपना एक नेशन चाहिए, उन्हें अपना एक फ्लैग चाहिए, कॉमन लैंग्वेज चाहिए, उनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स चाहिए जैसे कि ला पात्रे, ला सिटीजन, जो फादरलैंड और सिटीजन होगा, और शेयर्ड कल्चर चाहिए. कुल मिला के दे वांट अ नेशन. अब ये नेशन कैसे दिखेगा, कैसे बनेगा, क्या इसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी, क्या हर्डल्स आएंगी, लेट्स जस्ट स्टडी. देखो, नेपोलियन बोनापार्टे जो है इस कहानी में कैसे आएगा कि लोग तो चाहते हैं चेंजेस लाना सोसाइटी में, और नेपोलियन बोनापार्टे जो बचपन में था, छोटा सा था, बहुत ही इसका दिमाग चलता था, तो इसने अपने आप को प्रॉमिस कर लिया था कि मैं पूरे यूरोप का राजा बनूंगा. एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरे यूरोप पे राज करूंगा. और सेम जब इसने सोचा था कि पूरे यूरोप पे राज करेगा, तो उसने अपने आप से ये भी बोला था कि जिस दिन मैं जाऊंगा राज करने, उस दिन मैं कोड लेके जाऊंगा. सो नेपोलियन बोनापार्टे हमारी कहानी में आता है और वो एक कोड अपने साथ लेके आता है, और उस कोड में ये सारी बातें लिखी होती हैं कि कैसे वो फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करेगा, कैसे वो लोगों की लाइफ बहुत हसीन कर देगा, कैसे वो लॉ के सामने सबको बराबर रखेगा. क्योंकि जैसे हम लुई 16 और मैरी एंटोनिएट को देख के आए थे, तो सो कॉल्ड राजा रानी की लाइफ वो लोग जी रहे थे मस्त, वैसे हमारा नेपोलियन बोनापार्टे बिल्कुल भी नहीं करने वाला था. बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन कुछ उसने ऐसी चीजें करी कि उसकी अच्छाई भी छुप गई, और वो थी ये चीजें. वो लोगों को फ्रीडम नहीं देता था, वो इंक्रीज टैक्सेशन कर रहा था, क्योंकि भाई इतनी बड़ी आर्मी उसको बनानी है, पूरे यूरोप पर राज करना है, तो पैसा तो देना पड़ेगा, और पैसा नहीं देगा तो आर्मी नहीं बनेगी. पैसा लोगों से लेना पड़ेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे. वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगाएगा, वो फोर्स कॉन्स्पिरेशन टू फ्रेंच आर्मी, लोगों को झूठ बोल के आर्मी में कराएगा, लोगों को बोलेगा कुछ, पैसा कुछ भी नहीं देगा, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में ही वाज ट्रीटिंग इन द वे ही शुड नॉट. तो हम लोगों को उसकी जो अच्छी चीजें थी उसके अलावा उसकी बुराई ज्यादा दिखने लगी. तो इनिशियली लोगों ने बहुत ज्यादा नेपोलियन बोनापार्टे को सपोर्ट किया, जस्ट लाइक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को किया था. अब यहाँ पर क्या हो रहा है स्टोरी में, अब आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा. नेपोलियन बोनापार्टे को लोग अब पसंद नहीं करेंगे, और जब पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल उनके खिलाफ यूनाइट हो जाएगा. बट दैट्स नॉट वेयर वी बिगिन. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी, जहां पर नेशन जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, जहां पर सिर्फ किंगडम्स, डचेस, कैंटोन्स और बाकी ऑटोमस रूलर्स अपनी जितनी मर्जी टेरिटरी को कंट्रोल कर ले, उस कंट्रोल के अंदर रह रहे थे. वो अलग अलग लोगों के साथ रहते थे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग होता था. और ऐसे कहा जाता था कि लेकिन अगर सब लोग अलग है तो एक नेशन तो बनाया ही नहीं जा सकता. तो ऐसा क्या किया जाए कि एक नेशन बने. तो जब सारे नेपोलियन के जमाने में लोग पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन आने लगी, और जब एजुकेशन आती है तो लोगों के दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, और जब लोगों के दरवाजे खुलते दिमाग के, तो एक नई क्लास निकल के आती है. देखो, अगर हम सोशली पॉलिटिकली देखें तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास, यानी कि वो ऐसे अमीर लोग जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, उनके पास एस्टेट में बहुत ज्यादा घर और बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. बट ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी हाउएवर बहुत ही छोटा सा ग्रुप था. मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री. ज्यादातर पूरे के पूरे फ्रांस में या फिर इन जनरल यूरोप में पेजेंट्री ज्यादा होती थी. और जब ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये सब लोग जब पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो ये उठाएंगे आवाज. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यहाँ पर आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के जेब में आने लगता है पैसे, और पैसे आने से आती है अक्ल, और एक नई कॉमर्शियल क्लास निकल के आती है. And in this way it is called working class population or the so called middle class. तो हमने बेसिकली सोसाइटी को समझ लिया, बट उस सोसाइटी में से निकल के आते एक मिडिल क्लास. अब ये मिडिल क्लास में कौन कौन लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल. और यही लोग अब बोलेंगे कि देखो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी एरिस्टोक्रेट हैं इनके प्रिविलेजेस खत्म करने वाले हैं. ठीक है, हम इनके प्रिविलेजेस अब खत्म करने वाले हैं. अब हमारी जनसंख्या भी बढ़ गई, अब हमारे पास पैसा भी आ गया, और उस पैसे से हमारे पास दो कल भी आ गए. लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा नेशनलिज्म पता है कैसा दिखेगा, अभी हमारा नेशनलिज्म लिबरल नेशनलिज्म दिखेगा.
तो पहले तो देख लो, लिबरलिज्म का मतलब होता है, एक ओरिजिन लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्री। बिकॉज लोगों को पैसा कमाने का फ्रीडम चाहिए था कि जितना ज्यादा चाहे पैसा कमाए, और पैसे से पावर आती, राइट। सो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन 19th सेंचुरी एरा वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि लोगों को फ्रीडम चाहिए। और मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम ऑब्वियसली अलग अलग टाइप की थी। पॉलिटिकली उनको सारी चीजें अच्छी चाहिए थी, इकोनॉमिकली उन लोगों को सारी चीजें अच्छी चाहिए थी, तो ये उनका लिबरलिज्म था। ऑटोक्रेसी खत्म करना चाहते थे, और सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन और एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाना चाहते थे। तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी पॉसिबल होगा? एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद ये भी बोलते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी और वुमेन को के पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं होगा, अगेन क्वेश्चनेबल। उसके साथ बहुत सारी चीजें चल रही है। हाउएवर नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज, रिड्यूस वुमेन टू द स्टेट ऑफ माइनर। ये सारी चीजें कहानी में चल रही है। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन को अभी भी कोई राइट नहीं है, पूरा ट्रबल है। इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था कि मार्केट्स में फ्रीडम मिल जाए। हाँ, हमें पता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम आप लोगों ने अभी नहीं दी है, लेकिन कम से कम लिबरलिज्म तो दे दो इकोनॉमिक टर्म्स में, ताकि हम अपना पैसा कमा पाए, ताकि हम लोग जो भी रिस्ट्रिक्शन आप हमारे ऊपर लगाते हो, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 बार टैक्स देने पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें अगर खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा? मिडिल क्लास और उभर के आएगी, और पैसा आएगा, और ज्यादा डोमिनेट कर पाएंगे। नेपोलियन बहुत सारा चीजें कर रहा था, बहुत सारी फेडरेशन बना रहा था, बहुत सारी चीजें अच्छा कर रहा था, और इन सब चीजों में चीजें उनको अच्छे होते नजर आती भी है। अब देखो, प्रॉब्लम भी देख लो कितनी ज्यादा थी। अब मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू निरमबर्ग, तो उसको 11 बार कस्टम बैरियर्स देने पड़ते थे, 11 बार टैक्स देना पड़ता था। तो मिडिल क्लास तो परेशान होगा ना। रीजन है ये, हर एक रीजन का अपना एक अलग वेट और मेजर होता था। यानी कि मैं बोलूं मेरा 5 किलो तुम्हारे 7 किलो जितना है, तो फायदा और नुकसान होने वाला था, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। एक मेजरमेंट होता था जिसको क्लोथ का मेजरमेंट बोलते थे, जिसको कहते थे एल, तो जो कि हर एक रीजन का अलग डिफरेंट लेंथ होता था। अगर हम ये पूरा का पूरा देखें फ्रैंकफर्ट में, तो 54.7 सेंटीमीटर में आपको क्लोथ का मीन्स में अलग, न्यूरमबर्ग में और फेरबर्ग में अलग अलग देखने को मिलता था, जो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक फिगर था। अब ये सारी जो कंडीशन थी इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए बहुत ही ट्रबल थी। यानी कि मिडिल क्लास जो थी उसने शुरू किया था इकोनॉमिक्स ठीक कर दो, अब इकोनॉमिक्स ठीक कर दो, पैसा आएगा तो अक्ल आएगी, तो एक बनाया गया कस्टम यूनियन। एक 1834 में कस्टम यूनियन बनाया जाता है जिसको कहते हैं ज़ोलवरीन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देखो यहाँ पर हम 30 मिनट्स में कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग इट इन अ वेरी फास्ट मैनर। इफ यू वांट टू डू इट इन वन शॉट, यू कैन वॉच इट, या मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो ज़ोलवरीन क्लब जो बनाया जाता है वाज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। प्रशिया जो है कहता है कि देखो हमें एक ज़ोलवरीन बनाना पड़ेगा, कस्टम यूनियन, जो सारी चीजों को देखने वाला है, जितना भी टैरिफ बैरियर्स लगाया जाता है उसको हटाना पड़ेगा, सारी चीजों को यहाँ पर इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ बैरियर हटा दो, जो 30 करेंसी है उनको कितना कर दो, 2 कर दो, 30 में से करेंसी, भाई 30 बहुत ज्यादा हो जाती है, गुजरात में, राजस्थान में, सब जगह बदलते जाओगे प्रॉब्लम। हमें नया नेटवर्क बनाना चाहिए रेलवेज का, और उससे हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म बहुत अच्छा होगा, और लोगों का सेंटिमेंट बढ़ेगा, और देश के लिए प्रेम आएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब तक कहानी में हमने पढ़ा कि नेपोलियन आया, नेपोलियन एक कोड लेके आया, लोग खुश हैं, एक मिडिल क्लास निकल के आ गई है, वो सब कुछ बढ़िया कर रही है, एक यूनियन भी बना लिया उन लोगों ने अपना, बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ राजाओं को होने लगी प्रॉब्लम। कुछ राजाओं को लगा कि शायद ये नेपोलियन बोनापार्टे ज्यादा ही पर निकाल रहा है, हमें काम करता है, हम अपनी दोबारा से जो हमारी पुरानी जिंदगी है उसमें चलते हैं। सो द डिफीट ऑफ नेपोलियन, अब नेपोलियन कैसे हारता है, क्यों हारता है, वो समझना जरूरी है। अब 3 नहीं 4 देश होंगे जो कि खिलाफ हो जाएंगे नेपोलियन बोनापार्टे के, और वो ये तो समझ लेंगे कि नेपोलियन बोनापार्टे लोगों को खुश करने के लिए जो कर रहा है वो हम करेंगे, लेकिन अपने तरीके से, हम मोनार्क रहेंगे, हम राजा बन के रहेंगे। तो 4 देश जो है टीम बना लेते हैं अगेंस्ट नेपोलियन बोनापार्टे। सो द डिफीट ऑफ 1815 द यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। रिमेंबर देयर वाज अ बैटल, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वॉटरलू। बैटल ऑफ वॉटरलू हैपेंड इन 1815। अब इस बैटल में 4 लोग लड़ते हैं, ब्राप वर्सेस नेपोलियन बोनापार्टे। अब आपको ब्राप का पता होना चाहिए, देयर वाज ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ये सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, ये सारे लोग लड़ते हैं नेपोलियन के खिलाफ, एंड दे वॉन। एंड जब ये जीत जाते हैं तो दोबारा से जो पुराना, जो ट्रेडिशनल सोच था, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट था, सोसाइटी था, जहां पर मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको प्रिजर्व करने की बात करेंगे।
मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। बहुत सारे लोगों ने बोला एकदम तो वापस नहीं जा सकते हैं कि एकदम सारी आजादी छीन लेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या क्या हमें करना है। तो रैदर उन्होंने रियलाइज किया कि जो भी नेपोलियन ने किया था उसका हम 50-60% तो लोगों को देखने वाला है, और इतना हमें समझ में भी आ गया कि अच्छा देश कैसे चलाया जा सकता है। सो एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी को तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने आगे रखा, बट फिर भी अब इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की आवाज दबाना शुरू कर दिया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1815 में रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर, यूरोप वर्सेस नेपोलियन बोनापार्ट थे, क्योंकि यूरोप की पावर नहीं चाहेगी ना कि पूरे यूरोप पे एक ही बंदा राज करे, है ना। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखो, अभी हमने बोला ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड आपका रशिया, these all four countries actually combined against नेपोलियन और इनको हरा दिया। और जब ये हराया तो एक ट्रीटी होती है, जब भी कोई दो लोग सामने बैठते हैं तो उनके बीच में एक ट्रीटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वेना। तो जब ये जो ट्रीटी ऑफ वेना हो रही थी, द कांग्रेस, द मीटिंग वाज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच। ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, बिकॉज ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया जीती है तो इनका चांसलर है, जिनका फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और उन्होंने बोला कि जितना भी नेपोलियनिक कोड से जो भी चीजें आए थे अब वो जो है बिल्कुल भी इलीगल है, अब वो नहीं चलेंगे, अब हम अपने लिए अपना कुछ बनाएंगे। बर्बन डायनेस्टी पावर में आ जाती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है क्वेश्चन मार्क बन जाता है फिर से कि क्या हमने सच में कुछ किया। बहुत सारी जो भी स्टेट्स थी वापस बाउंड्री छीन ली जाती है, सब कुछ जो जो नेपोलियन ने जीरो से स्टार्ट किया था अपना कैप्चर करना, वो सब देशों को वापस दे दिया जाता है। एक चीज अनटच्ड होती है, वो होता है जर्मन कॉन्फेडरेशन और 39 स्टेट। जर्मन वाले एरिया में जो 39 स्टेट का एक पूरा देश बनाया था, एक पूरा एरिया बनाया था नेपोलियन ने, उसको अनटच, वो उसको नहीं छूते हैं, बाकी सबको तोड़ मरोड़ के वापस से जैसा पहले दिखता था सब कुछ वैसा हो जाता है। बेसिकली नेपोलियन बोनापार्टे ने जो भी चेंजेस करे थे वो रिस्टोर हो जाते हैं, और दोबारा से जो है आपके यूरोप में कंजर्वेटिव यानी कि आइडियल जो ट्रेडिशनल सोच थी वो वापस आ जाती है। कंजर्वेटिव रिजाइंस ऑब्वियसली बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, जब अब उनको कोई भी मिलता था उनके खिलाफ बातें हुए तो उसको जेल में डाल देते थे, अरे अभी तुम्हें जेल में डाल देंगे, ज्यादा बोल रहे हो, कुछ भी उनको बोलने नहीं देते थे, कुछ भी उनको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में कुछ भी प्रिंट नहीं करने देते थे, जिसके वजह से अब कुछ लोगों को आएगा गुस्सा। अब इतने बात तो समझ में आ गई कि भाई राजा है, बहुत पावरफुल है, आर्मी है बहुत पावरफुल है, सामने से तो बोलने भी नहीं दे रही, कह रहा मजा नहीं आ रहा है ना, ऐसे नहीं बोलने दे, एकदम ब्लॉक कर दे, तो आप क्या करोगे, आप छुप छुप के करने लगोगे, आप फेक आईडी से चीजें करने लगोगे। सेम चीज यहाँ पर यूरोप में भी होती है कि आप कुछ रेवोल्यूशनरीज आएंगे। रेवोल्यूशनरीज आर बेसिकली दोज पीपल हु डू नॉट want anything traditional, they want change in society and that change has to be very radical, they want radical change in society and for that they have to fight। अब ये जो पूरा का पूरा था, आपको बताया क्या पूरा चल रहा है, ड्यू टू द ये जो पूरा रेप्रेशन का टाइम है, लोग डरे हुए थे, लोगों को पता था कि हम सामने से नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, हमें कुछ ना कुछ छुप के करना पड़ेगा, और छुप के करना पड़ेगा तो हमें बनानी पड़ेगी सीक्रेट सोसाइटी, और सीक्रेट सोसाइटी बनाने के लिए हमें अपने आइडिया स्प्रेड करना है, और इस टाइम पर अगर हमें अपने आइडिया स्प्रेड करने रहेंगे तो ही तो हमें लिबर्टी और फ्रीडम मिलेगा। सबसे पहले ऐसे रेवोल्यूशनरी जिनकी बात हमारे चैप्टर में होती है, दैट इज जुसेपे मेज़ेने। ये है हमारे जुसेपे मेज़ेने। He was born in 1807 Genoa. He became a member of the secret society of the Carabinieri. As a young man of 24, उनको एग्जाइल भेज दिया गया था, काला पानी जेल, बहुत दूर, अपनों से दूर, क्योंकि वो लोग आजादी के डिमांड कर रहे थे। तो कैन यू इमेजिन हिम आस्किंग फॉर आजादी, पूरा कितना डिफिकल्ट होगा। सब्सिक्वेंटली इन्होंने दो और सोसाइटीज बनाई हैं, जैसे कि यंग इटली इन मर्साई, यंग यूरोप इन बर्न, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड, और बहुत सारे यंग लोगों ने भी उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। मेज़ेने का कहना था कि देखो, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया, किसी राजा को, महाराजा को, किसी के लिए किसी पर कुछ आरोप लगाना, किसी को ऐसे डेरोगेटरी फील कराना, इज जस्ट नॉट द राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पर सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट, और इसने बोला क्योंकि इटली के थे, अरे ड्यूक मेटरनिच कहाँ से आ गया, अच्छा ड्यूक मेटरनिच यहाँ से आया। अब इटली के जो मेज़ेने थे वो बोलते थे कि देखो, इटली को तो मैं अपना इटली बना के रहूंगा, यहाँ पर जरूरी नहीं कि कोई भी, है ना, ऑस्ट्रिया का राजा के रह रहा है, स्पेन का राजा के रह रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, हम क्यों रहने देंगे भाई। अब आप कल को बोलो यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आके रहने लग जाए यूएस का प्रेसिडेंट, है ना, तो हम बोलेंगे ना, अरे यहाँ क्यों गए हो, हमारा प्रॉपर्टी क्यों खड़ा। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि हम तो अपना नेशन बना के रहेंगे,
यूनिफिकेशन खुद से अकेले हो नहीं सकता और लिबर्टी हमें चाहिए यूनिफिकेशन करने के लिए। और इसके सारे जो भी मॉडल्स थे वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड सब जगह फेमस होने लग गए और ये ऑपोजिशन खुल के करता था, खुल के ये मोनार्की की धज्जियां उड़ाता था। तो अब लोग इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। लेकिन एक और चीज देख लेना, मेटरनिच ने इसको डिस्क्राइब किया था एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। मेटरनिच ने, ड्यूक मेटरनिच, ये वही जो कि नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद चांसलर बना हुआ था मीटिंग का, इन्हें कहा था कि मेटरनिच बड़ा बेकार आदमी है ना, सॉरी जो है मेटरनिच ने किसको डिस्क्राइब किया है, मिजेने को बोला कि हमारी सोसाइटी का डेंजरस एनिमी है। बताओ, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते थे लोग मानते हुए थे। अब बात करते हैं इन रेवोल्यूशनरीज की, ये क्या क्या करने वाले। ठीक है, आई थिंक रिपीट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये रेवोल्यूशनरीज इतना ज्यादा एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि अब आएगा एज ऑफ रेवोल्यूशन। और जब एज ऑफ रेवोल्यूशन आएगा तो पूरे के पूरे यूरोप में आपको अलग अलग पार्ट्स में रेवोल्यूशन होते हुए देखेगा। और ये रेवोल्यूशन कैसे होंगे, कभी जर्मनी में, कभी इटली में, कभी ऑटोमन एम्पायर में, कभी आयरलैंड में, कभी पॉलिश, आपको हर जगह हर तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, हर लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। जो सबसे पहला रेवोल्यूशन होता है दैट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस में अब जो बर्बन किंग आ गया था, रिमेंबर, जो कि 1851 के बाद आया, वो उसको हटा देते हैं लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और लुई फिलिप को उसका हेड बना देते हैं। जो बर्बन डायनेस्टी भी बैठी हुई थी, लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसको तबाह कर देते हैं, पूरा का पूरा तोड़फोड़ मचा देते हैं। जुलाई में इतना ज्यादा भयंकर होता है 1813 में फ्रांस में कि देखने लायक दृश्य होता है। इट वॉज सच अ मेमोरेबल थिंग, अच्छे के लिए। और उस दिन यहाँ पर बोर्बन किंग डायनेस्टी खत्म हो जाती है और ल्यूई फिलिपी को हेड बना दिया जाता है। और जब ल्यूई फिलिपी को हेड बनाया जाता है तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुरू हो जाती है, यानी कि मोनार्क तो हम रखेंगे लेकिन वो मोनार्क हमारे हिसाब से चलेगा। और तभी आपके जो है मेटरनिच की स्टेटमेंट आती है, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जैसे ही फ्रांस छिकता है भाई अब तो पूरे यूरोप को आजादी चाहिए। और जब पूरे आजादी चाहिए उसके बाद आता है जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन इन बेल्जियम, जो कि आपको देखने को मिलेगा, बेल्जियम ने बोला कि मुझे अलग होना है और अब मैं ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। तो अब यहाँ पर ये वाला जो आपको क्या है, ये वाला जो आपका बेल्जियम दिख रहा है, ये भी नेदरलैंड से अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है और बोलता है कि जब मेरा पड़ोसी देश फ्रांस नहीं किसी की सुन रहा है तो मैं क्यों किसकी सुनूं। उसके बाद होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यू कैन सी, ये जो हमारा छोटू सा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज आर ग्रीस। ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था एक टाइम पर। इसने बोला नहीं, मुझे भी अपना राज्य बनाना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव माई ओन कंट्री। तो ये बोलता है कि देखो अब मैं भी अपनी कंट्री। तो ग्रीस ने क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है 15th सेंचुरी से, काफी साल बीत गए हैं। इसने बोला कि देखो मैं तो क्रैडल हूँ, मैं तो क्या हूं, मैं तो क्रैडल हूं, मैं तो पालना हूं, मैंने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया है, अब मैं भी आजाद होना चाहता हूँ। तो इनके बीच में भी बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है, कॉन्टिन्यूसली दे वर फाइटिंग एंड देन यू कैन सी कि फाइनली एक ट्रीटी एंड दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पर ट्रीटी हो जाती है साइन और फिर ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंस देश बन जाता है, इंडिपेंडेंट, अब अपने मन मर्जी से जो भी वो करना चाहे। उसके बाद आता है इटली का नंबर। इटली कैसे यूनिफाई होगा, मिज़ेने ने सबको तो मोटिवेट कर दिया, लेकिन हाउ अबाउट हिज ओन कंट्री। तो अब होगा हमारा इटली भी यूनाइट। देखो जैसे कि जर्मनी और बाकी स्टेट देखते हैं, वैसे ही इटली का भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। अब हिस्ट्री ऐसा था कि वहां पर जो है ना, बहुत सारे राजा रूल कर रहे थे और 7 स्टेट में हमारा इटली डिवाइडेड था। 7 में से आपको देखने को मिलेगा 7 में से, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, 7 स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट में इटालियन राजा था। फॉर एग्जाम्पल बाकी 6 में फॉरेनर्स राजा रह रहे हैं। हाँ सही सुना आपने। नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, सदर्न में हमारा डोमिनेशन था बोर्बन किंग्स का, बोर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन, राइट। इटालियन लैंग्वेज भी एक नहीं थी, बहुत सारी लोकल वेरिएशन होती थी। तो अब मिज़ेनी को लगता था कि मेरे देश में भी तो कुछ होना चाहिए, और मिज़ेनी ने बोला अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब मैं भी अपनी क्या बोलूंगा, कुछ ना कुछ अपने देश को यूनिफाई करने के लिए करूंगा। और उसने किया भी, उसने बनाई सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेटली लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और बहुत ज्यादा लोगों को पॉलिटिकली डोमिनेट करके बहुत सारी चीजें करी। बट बहुत सारे रेवोल्यूशन फेल हुए, सार्डिनिया पेडमॉन्ट कुछ कर नहीं पा रहा था, उसने बहुत सारी कोशिशें कर दी। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि अगर हम अपना देश बनाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। चीफ मिनिस्टर केवियर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो है कुछ ना कुछ जरूर करो, और उन्होंने लगाया अपना बहुत ज्यादा टैक्टफुल दिमाग। उन्होंने अपने दिमाग से सारी चीजें करी, बहुत बढ़िया उन्होंने जो है यहाँ पर
प्ले करा है सारी चीजों को लेके, और फाइनली उन्होंने धीरे धीरे हराना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने हराया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। जो ऑस्ट्रियन राजा रहते थे इटली में, सबसे पहले उनको भगाया, और फाइनली उन्होंने धीरे 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 करके जो भी उनका इटली में साउथ में उनका किंगडम था टूलसिल्सिस, उसको जीता। फिर यहाँ पर फाइनली इटली के राजा बनाए गए विक्टर इमानुएल सेकंड, और इटली भी यहाँ पर यूनिफाई हो जाता है। द पेशेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी। अब यहाँ पर ऐसे कुछ लोग थे, ये जो गैरिबाल्डी थे, ही वाज अनदर रेवोल्यूशनरी जो मेजीनी के बहुत ज्यादा साथ देते हैं। लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो किस लिए रिवोल्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो इटली को रियूनाइट करना चाहते हैं, लोगों को पता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर आ जाता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन, अब आपने देखा पूरी कहानी में लड़ाई झगड़ा लड़ाई लड़ाई होते जा रही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ अलग था। ब्रिटेन के साथ तो कुछ अलग ही स्टोरी हो रही थी। ब्रिटेन के साथ ये हो रहा था कि जो नेशन स्टेट था वो एक्चुअली में यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन ही नहीं होता। ब्रिटेन इन जनरल इतना पावरफुल देश था कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं रेवोल्यूशन, उसमें लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ। ब्रिटेन में 4 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, चारों में अलग अलग कुछ प्रॉब्लम थी, और उन प्रॉब्लम को इतना टैक्टफुली टैकल करा ब्रिटेन ने कि बहुत बढ़िया एक उनके अंदर लड़ाई नहीं होने दी, उनको जो है डोमिनेट ही नहीं करने दिया, और अपना एक एक्ट साइन कर लिया, एंड दैट वाज एक्ट ऑफ यूनियन। जिससे कि जितना भी वेलिश स्कॉटिश जितना भी यहाँ पर एथनिसिटी थी, सब कुछ अब ब्रिटेन के अंडर में आ जाती है। और यहां तक कि उन्होंने क्या बोला, जो भी हमारी आइडेंटिटी होगी उसको सप्रेस करेंगे, तुम्हें बोलने नहीं देंगे, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोलने देंगे, तुम्हारे कपड़े भी नहीं पहनने देंगे। और उसके वजह से क्या होगा, जो कि यहाँ पर पूरा यही लिखा हुआ है कि उनके इंडिपेंडेंस उनसे छीन लिया, और उनको एक पर्टिकुलरली जो है बोलने में नहीं दिया। सेम आयरलैंड के यानी कि आयरिश जो लोग थे, उनके साथ भी यही हुआ। वो भी एक ऐसी कंट्री में फंसे हुए थे जहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर भी ब्रिटेन के लोगों ने बहुत टेक्टफुल चीजें करी, प्रोटेस्टेंट्स को ज्यादा स्टैब्लिश करा, जो कि माइनॉरिटी में था। मेजोरिटी दुखी हो गई, मेजोरिटी ने रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी, लेकिन रेवोल्यूशन को दबा दिया गया। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि एक्ट ऑफ यूनियन करके साइन पूरा का पूरा जो है इटली सॉरी आयरलैंड स्कॉटिश, ये सारा जितनी भी एथनिसिटी था सब कुछ ब्रिटेन का पार्ट बन जाता है। फिर दे रिलीज देयर ओन फ्लैग, जिसको ब्रिटिश फ्लैग, जिस पर यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिवली प्रमोट करते थे, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल भी लोगों को नहीं बोलने देते थे। ये स्ट्रेंजली बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि यहाँ पर लोग आवाज ही नहीं उठा पाए, है ना। बाकी जगह जैसे कि रेवोल्यूशनरी थे, क्योंकि उनके पास डोमिनेंस था। देन कम्स विजुअलाइजिंग द नेशन। अब बहुत लोगों ने ये बोला कि देखो आई नो कि आप लोग पूरे चैप्टर में रेवोल्यूशन कर रहे हो, तो हमें हर जगह रेवोल्यूशन करना चाहिए। यहाँ पर भी लोगों का ओपिनियन था। लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है लड़ाई झगड़ा करके, गन्स यूज करके, है ना, वायलेंस यूज करके सारी चीजें करो। आप एलिग्रीज बनाओ। एलिग्रीज एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता था जहां पर आप किसी सिंबल या किसी फिगर से या किसी आइडल से अपने देश को रिलेट कर पाते थे। तो फ्रांस में ऐसा फिगर था मेरियन है, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, जो कि लोगों का नेशन, जैसे हमारे यहाँ पर भारत माता को हम लोग देखते हैं ना, वैसे से उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते थे कि लिबर्टी रिपब्लिक, है ना, वो एक रेड कैप पहनती थी, ट्राई कलर फ्लैग उनके हाथ में देखने को मिलेगा, कोकेड उन्होंने पहनी होती थी, ये सारी चीजें। अगर हम जर्मन की बात करें तो दे हैड जर्मेनिया। जर्मेनिया में उनके पास ओक का क्राउन होता था, जर्मन ओक, जो कि हीरोइज्म के लिए स्टैंड करते हैं। अब हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप जरूर एक बार देख लेना। ऑल्दो वी हैव डन दिस इन वन शॉट, बहुत डिटेल में हमने ये किया है। ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रेड, ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा था। क्राउन ओक लीव्स का जो था वो हीरोइज्म, रे ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें हैं। देन ये पूरी स्टोरी जब हमारी हो जाती है तो हमारे पास बचता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब ये जो नेशनलिज्म देश प्रेम हम लोग कर रहे हैं, ये उतना भी ज्यादा अब एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि सबको तो आजादी मिल गई, सब तो खुश हो गए, ज्यादातर यूरोपियन देश खुश हो गए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी। ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, ये था ऑटोमन एम्पायर, है ना, जिससे टूट के अभी ग्रीस बना था। यहाँ पर एक सीट होती थी जिसको कहते थे खलीफा, उस पर बैठने के लिए सब लोग लड़ते थे, बिकॉज काफी पावरफुल थी ये उस टाइम पे। लेकिन यहाँ का जो राजा था, ही वॉज एक्चुअली ग्रोइंग ओल्ड, वो बहुत बुढ़ा हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसके सीट पर बैठने के लिए ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली फाइटिंग, ठीक है। और ये एरिया था मुस्लिम डोमिनेटेड, तो मुस्लिम लोगों की आवाज दबाई जा रही थी, और ब्रिटिशर्स इसको कैप्चर करना चाहते थे। सो नाउ इमेजिन, सिर्फ ब्रिटिशर्स तो नहीं कैप्चर करना चाहिए, उनके कंपटीशन में और लोग हैं, लाइक देयर इज रशिया, देयर इज जर्मनी, एंड एवरीबॉडी वांटेड टू कैप्चर दैट एरिया। और जब आप किसी के एरिया को कैप्चर करो बाय यूजिंग फोर्स, इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म।
अब जो चीजें नेशनलिज्म से शुरू हुई थी, नाउ दे हैव टर्न्ड देयरसेल्फ इनटू इंपीरियलिज्म। अब यहाँ पर चाहिए लोगों को इंपीरियलिज्म। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वाज द एरिया कॉल्ड बल्कन। ये बल्कान जो एरिया था, यहाँ पर था बहुत भर भर के रिसोर्सेज, सोना चांदी च्यवनप्राश। और सोना चांदी च्यवनप्राश में आज के बहुत सारे स्टेट जैसे कि अल्बेनिया, रोमेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया, ये सारे देश करंट के आते थे। तो इमेजिन capturing such a huge area and it was the disastrous thing। सब लोग इस पूरे के पूरे बल्कान के लार्ज पार्ट को कवर करना चाहते थे, लेकिन क्या कोई कवर कर पाएगा? ये टेंशन इतनी ज्यादा रिलेटिवली हाइटेंड हो जाएंगी कि इट विल इवन लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो हर एक पावर, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जर्मनी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हंगरी क्यों ना हो, एवरीबडी वाज हंगरी टू कैप्चर बल्कान एरिया। और बल्कान एरिया को कैप्चर करते करते लोग सब कुछ भूल जाते हैं और सीरियस इतनी हो जाती सिचुएशन दैट इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। कैन यू इमेजिन? ये सीरियस इतनी टेंशन हो जाती है कि अब हमारे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा। और ये कहानी कैसे चैप्टर 2 से एकदम रिलेट करेगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट वन शॉट जरूर देखना है। बट लेटर द आइडिया ऑफ सोसाइटी वुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये नहीं जाने वाला है कि सब अपना नेशन स्टेट दिखाएंगे। नेशन स्टेट होना चाहिए एक यूनिवर्सल और नेचुरल कंपोनेंट बन जाता है। अब हर कोई समझ जाता है कि हर एक आइडेंटिटी वाले लोगों का अपना एक यूनिवर्सल देश होगा, उसके कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, फ्लैग और कुछ डेफिनेशन होंगी, और अब ये आज तक भी चलते हैं। So that was all about this one shot. I know that we have missed out on a lot of things because अब हर चीज तो वन शॉट में आपको ये 30 मिनट्स में नहीं हो सकता है पॉसिबल, बिकॉज इट टेक्स फॉर अ टीचर टू कंप्लीट दिस चैप्टर एट लीस्ट 2 weeks in school, right? So this was basically a short story about the chapter, and this, if you know this much, अदर इंफॉर्मेशन रिटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो वन शॉट है, डिटेल्ड एनालिसिस, वो आप देखो, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।